भारत आए हुए चीनी यात्री फाहियान के बारे में। फाहियान जो एक चीनी यात्री था, 62 वर्ष की अवस्था में चीन से भारत की तरफ वह अग्रसर होता है। उसके अलावा उसके साथ 4 अन्य साथी होते हैं जो पैदल ही इस यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उसके इस कठिन यात्रा में उसका एक साथी अपना प्राण गंवा देता है, किंतु अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी फाहियान बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करने और गौतम बुद्ध के जन्म स्थल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने हेतु भारत के लिए चल पड़ता है। फाहियान खोतान होते हुए गांधार, पेशावर, तक्षशिला इत्यादि भारत के उत्तरोत्तर भागों को देखता और वहाँ से बौद्ध धर्म के बौद्ध विहार और मठों में जाता और वहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में समझता बढ़ता। आगे मथुरा आता है, फिर वह मध्य देश आता है जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, और उस मध्य देश के भी बारे में वह बड़ा सुंदर वर्णन कहता है कि मध्य देश ब्राह्मणों का देश है। यानी यहाँ पे ब्राह्मणों का जो है, यहाँ पे जो ब्राह्मण धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उसका यहाँ पे बोलबाला है। वह बताता है कि यहाँ पे लोगों का आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है। लोग मद, लहसुन, प्याज इत्यादि मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं एवं सादगी से जीवन यापन करते हैं। वह बताता है कि यहाँ के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और आपसी मेल मिलाप के साथ यहाँ पर रहते हैं। वह बताता है कि इस समय समाज में एक वर्ग जो अछूत था वह चंडाल हुआ करता था, जो गांव से बाहर रहा करते थे। जब वह नगर या गांव में प्रवेश करते थे तब वह अपने साथ एक लकड़ी का डंडा लेकर के चलते थे या कोई सांकेतिक ध्वनि बजाते हुए चलते थे, जिससे वहाँ के लोगों को पता चल जाता था कि ये आ रहे हैं। तो जब वह आते थे तो उनके आसपास कोई नहीं भटकता था। इसका बारे में वह वर्णन करता है। वह कपिलवस्तु भी जाता है और सारनाथ की भी यात्रा फाहियान करता है। फाहियान बौद्ध गया जाते हैं, फिर पाटलिपुत्र में जाकर के जब वह बौद्ध पुस्तकों को जब संस्कृत में पढ़ते हैं तब उन्हें लगता है कि अब हमें संस्कृत भी सीखना पड़ेगा। तो वह 3 वर्षों तक संस्कृत का भी अध्ययन करते हैं। 70 वर्ष की अवस्था के समीप पहुँचे फाहियान एक नए भाषा का वहाँ पे अध्ययन करके उसे सीखते हैं। विनय पिटका के उद्देश्य से आए हुए फाहियान विनय पिटका के बारे में अध्ययन करते हैं और उन्हें बौद्ध महात्माओं के द्वारा उसके बारे में संपूर्ण ज्ञानार्जन करते हैं। फाहियान इन तमाम तरह के परिस्थितियों को देखते हुए उसके बाद पुनः वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह जाते हैं। वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में उस समय का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। उस बंदरगाह से वह अपना भारत के से महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके पुनः सिंघल द्वीप श्रीलंका की यात्रा करते हैं और श्रीलंका में जाकर के बताते हैं कि श्रीलंका भी काफ़ी अच्छे स्थिति में है। वहाँ के लोग समुद्र से मोती निकालते हैं और उस मोती में बताते हैं कि यदि लोग 10 मोती निकालते हैं तो उसमें कर के रूप में राजा को 3 मोती दे दिया करते हैं। वह जब भारत में जब वह पाटलिपुत्र नगर में फाहियान देखता है तो वह अशोक के महल को देख करके बहुत प्रभावित हुआ होता है और वह बताता है कि यह अशोक का महल जैसे लगता है किसी इंसान ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। इत्यादि तरह की महत्वपूर्ण बातों का वर्णन करते हुए फाहियान पुनः सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका के बाद जावा जाते हैं और जावा से होते हुए वह जल मार्ग से पुनः चीन की तरफ लौट पड़ते हैं। तो फाहियान चीन पहुंचने पर फाहियान ने महत्वपूर्ण पुस्तक फाक्योकी की रचना की, जिसमें उन्होंने अपने इस संपूर्ण यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है और